हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स अकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं अपना सैम्पल पेपर जो कि है मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड क्लास 10 2021 टू 22। आपको पता है एग्ज़ाम्स आपके बिल्कुल सर पर है, आपने सारी प्रिपरेशन कर ली होगी, बट सैम्पल पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आएगा और किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो अगर मैं बात करूं इस वाले पेपर की तो ये आपका 2 आवर्स का पेपर होगा जो कि 40 मार्क्स का है। इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चंस होंगे और सारे के सारे 2 मार्क क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन बी की बात करें तो उसमें आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस 3 मार्क्स के होंगे। और अगर सेक्शन सी की बात करूं तो अगेन आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे बट क्वेश्चन सारे होंगे 4 मार्क्स के। इसको करने के लिए आपको 2 आवर्स मिलेंगे जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपका सेक्शन ए है, क्वेश्चन 1, और कितने मार्क्स का है ये? 2 मार्क्स का। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है एपी चैप्टर से, अगर आप रीड करें स्क्रीन पे आप पढ़ पाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर द AP 6, 9, 12 एंड 15। एक बार देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। आपको एक AP दे दी है 6, 9, 12 एंड 15। वो आपसे कह रहे हैं A25 माइनस A15 फाइंड आउट कीजिए। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी A की वैल्यू कितनी है? 6। फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी D क्या होता है? A2 माइनस A1, मतलब कि 9 माइनस 6 विच इज़ 3। इज़ दैट क्लियर? अगर मैं A25 की बात करूं तो A25 होता है A24D, है ना। A25 क्या होता है? A प्लस 24D। और अगर A15 की बात करूं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो पहले आप ब्रैकेट लगाएंगे और A15 क्या होगा? A प्लस 14D। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं तो A प्लस 24 तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस A एंड माइनस 14D। देखो A से A कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और 24 में से अगर आप 14 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 10D। और D की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, कितनी? 3। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो A25 माइनस A15 कितना आ गया? 10 3 ज़ा 30। बस इतना करते ही आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें एक और पार्ट दिया हुआ है, आपको और दिया हुआ है ऑप्शन में। अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो वो कह रहे हैं इफ़ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ द AP इज इक्वल टू 5 टाइम्स द 5th टर्म देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 12th टर्म। तो वो क्या कह रहे हैं आपसे? 7 टाइम्स द 7th टर्म, 7 टाइम्स द 7th टर्म इज इक्वल टू 5 टाइम्स द 5th टर्म। तो वो कह रहे हैं अगर 7th टर्म को 7 से मल्टीप्लाई कर दो और 5th टर्म को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये दोनों ही वैल्यू सेम हो जाएंगी। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो A7 क्या होगा? A प्लस 6D, सॉरी A प्लस 6D। और A5 क्या होगा? A प्लस 4D, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 7A, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 7 का कितना होता है? 42। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 5A और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 20D, ठीक है। इन सारी वैल्यूज़ को आप इधर लेकर आ जाइए तो क्या होगा? 7A माइनस, पहले ये लिख लेते हैं, माइनस 5A माइनस 20D, और उधर क्या बचेगा? 0। देखिए इसमें से इसको आप सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 2A, ठीक है। अब देखो 42 में से आप 20 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 22D। देखो दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में कॉमन है 2, तो क्या बचेगा? A प्लस 11D। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 0 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ गया आपका? 0 ही आ गया। अच्छा, A प्लस 11D क्या होगी? 12th टर्म। तो बेटा 12th टर्म की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो इस तरीके से आप चाहें तो ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, आप चाहें तो ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे
इसमें स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। प्लीज़ नोट इट डाउन। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर से है। तो चैप्टर इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, एक बार रीड करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx ब्रैकेट 5x - 6 इज इक्वल्स टू 0 हैज़ 2 इक्वल रूट्स। तो देखिए इधर, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना तो m की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, 0 आ जाएगी तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी ही नहीं। फिर ये इक्वेशन दी क्यों है? क्योंकि इस पेपर में बेटा थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर +9 आना चाहिए था, बट प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो हम उसको करेक्ट करके सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आपको स्क्रीन पे जो दिखेगी वो इक्वेशन होगी mx ब्रैकेट में 5x - 6, या फिर सैम्पल पेपर में कह सकते हैं एरर है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, अगर वो इक्वेशन आ जाए तो ठीक है, फिर m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। एक बार इसको सॉल्व करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5mx²। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -6mx, और ये क्या है आपका प्लस का 9। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे a की बात करूँ तो भाई जो x² का कोफिशिएंट होता है वो होता है आपका a। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ b की, तो जो x का जो कोफिशिएंट है साइन के साथ में बताते हैं वो होता है b, और c की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 9। ठीक है, अगर उन्होंने क्या बोला है? सिंस इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रियल रूट्स। अगर ऐसा होता है तो बेटा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती है? 0। डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? b² - 4ac, आपको पता ही होगा। b की वैल्यू कितनी है? -6m का स्क्वायर -4ac। a की वैल्यू कितनी है? 5m, और c की वैल्यू कितनी है? 9। क्लियर है बात? अच्छा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36m²। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? देखो 5 4 20, 20 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180। ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में 36 और m कॉमन है। ठीक है, देखो 180 को कैसे लिखा जा सकता है? 36 × 5 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको अगर आप लिखेंगे 36 × 5 तो 36 कॉमन आ जाएगा, m कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? m - 5, और m तो कॉमन निकल गया, तो सिर्फ यही बचेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आ रहा है, तो या फिर तो इसकी वैल्यू 0 है। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो देखो ये 36 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड, और m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। दूसरा केस क्या हो सकता है कि भाई m - 5 की वैल्यू क्या आ जाए? 0। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। आपको पता है अगर m की वैल्यू 0 हो गई तो ये इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी ही नहीं। तो इसका मतलब सिंस m is equal to 0 is not possible, hence m is equal to 5। m is equal to 0 तो पॉसिबल नहीं है, तो m की वैल्यू क्या होगी? 5। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ये नोट कीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि आपका सर्कल चैप्टर से दिया हुआ है, चैप्टर 10। एक बार रीड करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट P, 2 टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल C0, R if OPR is equals to 2R, then find angle APB। what type of triangle is APB? देखिए इधर, अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ें और देखें तो आपको पता चलेगा ये NCERT का क्वेश्चन नहीं है। इसका मतलब सिर्फ NCERT से काम चलने वाला नहीं है। कोशिश कीजिए कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एग्जाम्पलर से सॉल्व करें या फिर RD शर्मा के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, आप जाकर वो देख सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं इस क्वेश्चन की। सबसे पहले तो वो आपसे ये पूछ रहे हैं
वो आपसे कह रहे हैं कि इसकी जो रेडियस है ना वो r है, दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं, आपको पता ही है टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, मतलब एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर ड्रॉ की गई हैं तो वो टेंजेंट्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। समझ में आ गई बात। इसके बाद वो आपसे क्या कह रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि आप बताइए एंगल ए पी बी की वैल्यू बताइए। इसका मतलब आपसे ये पूरा एंगल पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद वो आपसे क्या कह रहे हैं, आप ये भी बताइए कि ए पी बी किस टाइप का ट्राइंगल है। देखो टू साइड्स तो ऑलरेडी इक्वल है, इसका मतलब ये आइसोसेलेस तो ऑलरेडी है। हो सकता है कि ये वाली साइड भी इक्वल हो, तो आइदर ये आइसोसेलेस है या फिर इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल कब होगा, जब सारे एंगल्स 60 डिग्री के हो जाए या फिर सारी साइड्स इक्वल हो जाए, ठीक है। अच्छा, अगर आप सही से देखें तो आपको एक ट्राइंगल नज़र आएगा, ये ओ है, हाँ जी, ए ओ पी, आपको ये ट्राइंगल नज़र आएगा। अगर इस ट्राइंगल की मैं बात करूं तो ये है रेडियस और ये है टेंजेंट, और ये क्या है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब ये हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल। और अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है आपकी हाइपोटेनुस, ठीक है। जिस पर एंगल बना होता है वो होता है बेस, और बाकी जो साइड रह गई वो है आपकी परपेंडिकुलर। इज दैट क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें P और H दोनों आते हैं, तो साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हम सिर्फ ये ऊपर वाला एंगल निकालेंगे, क्योंकि ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल दोनों सेम है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इस पूरे एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, इन ट्राइंगल PAO, एंगल PAO इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिख दोगे तो काम चल जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूरा लिख लेना आप, ठीक है। अच्छा, अब देखो इधर मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूँ साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनुस। साइन थीटा परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है r, और हाइपोटेनुस की वैल्यू कितनी है 2r। r से r कैंसिल आउट, वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब ये बताइए साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, 30 पर। तो कितना होगा साइन 30, हम 1/2 को क्या लिख सकते हैं 30। साइन से साइन कैंसिल आउट, कट करके नहीं दिखाएंगे। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो एंगल APB कितना होगा 2 इंटू थीटा। तो एंगल APB कितना आ गया 2 इंटू 30 विच इज 60 डिग्री। अच्छा, एक बात बताओ, यहां तक तो हमने क्या कर दिया, इस एंगल को फाइंड आउट कर लिया है। उन्होंने हमसे ये भी तो पूछा है कि ये ट्राइंगल कौन सा होगा, तो आप लिखोगे सिंस AP इज इक्वल टू PB। रीजन क्या है, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। तो लेट करेंगे ये वाला एंगल, देखो ये वाला एंगल, ये यहां से यहां तक APB, इस वाले की बात कर रहा हूं मैं। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो एंगल PAB इज इक्वल टू PBA विच इज इक्वल टू x, मान लो x है। इन ट्राइंगल कौन सा वाला APB अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं तो क्या होगा, ये वाला एंगल x है, ये वाला एंगल x है, और ये वाला एंगल अभी जस्ट हमने फाइंड आउट किया कितने डिग्री का 60 डिग्री का। इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180। रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, ये 60 प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे कितना बचा 120।
ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर आप डिवाइड करेंगे, कितना आ गया, x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो आप लिख दोगे सिंस ऑल एंगल्स आर इक्वल ट्राइंगल APB is an equilateral triangle। अगर समझ में नहीं आ रहा तो सुन लो, इक्विलैटरल ट्राइंगल। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करके जानी पड़ेगी अगर आप स्टैंडर्ड पेपर दे रहे हैं तो। प्लीज़ नोट इट डाउन। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि आपका चैप्टर 13 से सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। एक बार रीड कीजिए। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 12320 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 56 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स हाइट। तो आपको इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखिए एक कोन है जिसकी रेडियस आपको दी हुई है 56, ठीक है, और इसका साथ में आपको दिया हुआ है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, ये घुमा हुआ पार्ट जो कि आपको दिया 12320, ठीक है। वो आपसे इसकी हाइट पूछ रहे हैं। अच्छा, हाइट आप डायरेक्टली बता नहीं पाओगे, तो पहले आपको निकालनी पड़ेगी L। कैसे निकालोगे ज़रा देखो। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, जो कि कितना दिया हुआ है 1230 सेंटीमीटर का स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है 56। अच्छा, 7 से ये डिविजिबल है 8 टाइम्स में, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो 8 × 22, ठीक है। अब 8 से इसको डिवाइड कर लो, ठीक है। डिवाइड करोगे तो 8 540, कैंसिल आउट करोगे ये आ जाएगा 1540 डिवाइडेड बाय 2। इसको कैंसिल आउट करोगे, पहले 11 से करोगे फिर 2 से, 11 से करोगे 11 1 जा एंड 11 4 जा, 2 आ जाएगा, 2 से करोगे 70। एल की वैल्यू कितनी आ गई, 70 सेंटीमीटर। क्लियर है। अच्छा, अब आपके पास देखो इधर, हमें फॉर्मूला एक पता है। क्या पता है कि h² + r² इज इक्वल टू L², स्लांट हाइट वाला फॉर्मूला। या फिर आप इसको बेस मान लीजिए, ये परपेंडिकुलर मान लीजिए और ये हाइपोटेनस। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर, ठीक है। h को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए क्योंकि इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ये क्या है आपका 56, तो 56 का स्क्वायर। L की वैल्यू कितनी है, अभी जस्ट निकाली है 70, ठीक है। अच्छा, h², इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, मल्टीप्लाई करके देख लेना, 56 × 56, ठीक है, आएगा ये 3136, ठीक है, 3136। हाँ, अच्छा 70 का करोगे कितना आ जाएगा, 4900, 7 7 49 और 00। ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, 4900 माइनस 3136, ठीक है। अब ज़रा इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करोगे आ जाएगा 4, यहाँ बचेगा 9, 6, यहाँ पे बचेगा 8, 8 में से 1 जाएगा 7 और 4 में से 3 माइनस करोगे 1, ठीक है। अच्छा, इस स्क्वायर को उठाओगे उधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 1764। अच्छा, यहाँ पे बेटा एक तो स्क्वायर रूट सॉल्व कर लो, या फिर शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको वीडियोस अपलोड की हुई हैं, वहाँ पर जाकर देख लो। इसकी वैल्यू आ जाएगी 42 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 2 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क मिलेगा आपको अगर आप L तक सॉल्व करोगे, और H की अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आई होप के समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और आपको यहाँ पर देखकर एक बात और समझ में आ गई होगी कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स याद होने और सॉल्व करने आपको अच्छे से आने चाहिए। प्लीज़ नोट इट डाउन। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि आपके चैप्टर 14 से पूछा गया है, स्टैटिस्टिक्स। एक बार रीड करते हैं। मिस्टर गर्ग रिकॉर्डेड द मार्क्स ऑब्टेन बाय हर स्टूडेंट्स
in the following table. She calculated the model marks of the students of the class as 45. While the printing the data, a blank was left. Find the missing frequency in the table given below. तो देखिए ये आपको दी हुई है फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है। वो आपसे क्या कह रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है कि जो मॉडल है, मॉडल क्लास है, या फिर हम यूँ कह दें कि मोड है, वो आपको दिया हुआ है 45। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर इसमें 45 कहाँ पर आएगा। ऑब्वियसली जो 45 है वो 40 और 60 के बीच में आ जाएगी, तो ये आपकी क्या हो गई, मॉडल क्लास। इज दैट क्लियर? और मॉडल क्लास में जो पीछे वाला नंबर होता है वो होता है आपका L, तो यहाँ से आपको L भी मिल गया, कितना, 40। इसके अगर आप सामने जाएंगे तो ये जो वैल्यू होगी वो होगा आपका F1। इससे ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है आपकी F0, और इसके नीचे जब आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, F2। तो यहाँ से सारी आपको वैल्यूज़ भी मिल गई। क्या F1 की वैल्यू हो गई आपकी, X लेट कर लो या फिर F1 ही रहने दो, ये हमें निकालना है। F0 की वैल्यू कितनी हो गई, 10, और F2 की वैल्यू कितनी हो गई, 6। अब आपको करना क्या है, देखिए, अरे क्या हो रहा है, आपको मोड दिया हुआ है, मोड कितना दिया हुआ है, 45। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 F1 माइनस F0 डिवाइड माइनस F2, ठीक है, इंटू H इज इक्वल टू कितना, 45, ठीक है। फॉर्मूला सही है भाई, चेक कर लो एक बार, सही है ना। अच्छा, L की वैल्यू कितनी है भाई, 40, प्लस F1 की वैल्यू कितनी है, ये तो मिसिंग है, तो इसको F1 ही छोड़ देंगे, माइनस F0 कितना है, F0 कितना है, 10, माइनस 2 इंटू F1 की वैल्यू कितनी है, नहीं पता, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, माइनस F0 कितना है, 10, माइनस F2 कितना है, 6, इंटू H क्या होता है भाई, H होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो कि कितना है, 20, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 20, ये प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे क्या बचेगा, F1 माइनस 10, 2F1, इनको सॉल्व करोगे माइनस 16 इंटू 20, 45 माइनस 40, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, F1 माइनस 10 ओवर 2F1 माइनस 16, देखो इसको सॉल्व करोगे बचेगा 5, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर होगा डिवाइड, ये कैंसिल आउट हो रहा है 4 टाइम्स में। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4F1, इसको इससे भी तो करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 40, इसको इधर लेकर जाओ तो 2F1 माइनस 16, ठीक है। अब F1 को एक तरफ कर लीजिए और नंबर्स को एक साइड में, तो 4F1 माइनस, ये प्लस में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, 40 माइनस का है, उधर जाकर हो जाएगा प्लस का, 4 में से 2 जाएगा तो 2F1 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा आपका 14, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या होगा, डिवाइड, तो F1 की वैल्यू आ जाएगी 14 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 7। तो इस तरीके से यहाँ पे 24 आएगा, अच्छा ठीक है, देखो 40 माइनस 16 इज 24, ठीक है, हो जाती है, कोई बात नहीं। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे तो फिर कितना आ जाएगा, 12 आएगा, ठीक है। तो भाई कैलकुलेशन आपको भी ध्यान से करनी पड़ेगी, मैं भी सोच रहा हूँ फटाफट वीडियो बने, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, तो मुझसे भी हो सकती है। ये नोट कीजिए, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, प्लीज़ नोट इट डाउन। आइए बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, एंड दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है आपका अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो आपने देख लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक और क्वेश्चन आ चुका है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। एक बार रीड कीजिए, इफ़ रितु वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 more than 5 times her present age. What is her present age?
देखिए जो एज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनकी लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है और बच्चों को यूजुअली डिफ़िकल्ट लगते हैं। तो अभी अगर आप पढ़ेंगे तो शायद ही उन बच्चों को समझ में आए, बट कई सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो एक बार रीड कीजिए, उन्होंने क्या हमसे पूछा है, व्हाट इज़ हर प्रेजेंट एज। तो जो चीज़ आपसे पूछी है उसको आप करेंगे लेट ऋतुज प्रेजेंट एज बी X years, ठीक है। ऋतुज एज 5 years ago, भाई 5 years ago उसकी एज क्या हो जाएगी, x माइनस 5 years। भाई सीधी सी बात है, अभी अगर आपकी एज 15 years है तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, इसमें से 5 माइनस कर दीजिए, तो इसकी प्रेजेंट एज कितनी है x, तो 5 years पहले इसकी कितनी रही होगी, x माइनस 5। क्लियर हो गई बात। अच्छा, इसके बाद वो आपसे क्या कह रहे हैं, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, 5 साल पहले इसकी जो एज थी उसका जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, वो आपसे कह रहे हैं 11 मोर आप कैसे करोगे, 11 आप ऐड कर दीजिए, 11 मोर देन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज, तो 11 मोर देन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज। तो इसकी प्रेजेंट एज में अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 टाइम्स आ जाएगा, उससे भी 11 मोर, तो 11 मोर आप क्या करेंगे, उसमें 11 और ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब अगर आप पढ़ें तो देखिए, स्क्वायर ऑफ हर एज इज 11 मोर देन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज। क्लियर हो गई बात। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कितना है 25। अब देखिए ये दोनों वैल्यूज इधर प्लस में, इधर लेकर आएंगे तो माइनस में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आ गया आपका। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखो 10x और 5x टोटल कितना हो गया 15x, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको प्लस का 14 मिलेगा। अब आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। कैसे कर सकते हैं आप, इसको आप x माइनस 14x ले सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद 14 आ रहा है और ऐड करने के बाद माइनस 15x आ रहा है। जिन बच्चों ने मेरी वीडियोस देखी हैं उनको पता है कैसे करना है, और नहीं भी देखी तब भी पता ही होगा। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, क्या बचेगा x माइनस 1। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस 14 कॉमन है। बेटा जब माइनस आता है तो अंदर के साइन क्या है, चेंज हो जाते हैं। अगर ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। क्यों होता है, क्योंकि दोबारा मल्टीप्लाई करके देखो ना, दोबारा से ये टर्म्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है भाई, x माइनस 1 कॉमन है, x माइनस 1 कॉमन निकल गया तो क्या बचा, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो बेटा x माइनस 1, देखो 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब या तो x माइनस 1 0 है, या फिर बेटा क्या है, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, मतलब 14 है। तो बेटा ऋतु की एज क्या है, ऋतुज प्रेजेंट एज इज आइदर 1 ईयर और 14 ईयर्स। तो जो ऋतु है या तो वो 1 साल की है या 14 ईयर्स की है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, अगर इसकी प्रेजेंट एज 1 ईयर है तो क्या 5 ईयर्स पहले उसकी एज कितनी रहेगी, -4। ऐसा हो सकता है क्या, तो बेटा 1 ईयर पॉसिबल नहीं है, तो ऋतुज प्रेजेंट एज इज 14 ईयर्स। समझ में आ गई बात या नहीं। तो आप यहाँ पे लिख देना, सिंस हर एज, सिंस, या फिर आप लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हर एज कैन नॉट बी, लिख दे, अगर दिख नहीं रहा तो आप सुन लीजिए, कैन नॉट बी 1 ईयर, ठीक है। हैंस ऋतुज प्रेजेंट एज इज 14 ईयर्स। आई होप के समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। ये नोट कीजिए, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, जो आपको और में दिया हुआ है। बोल रहे हैं सॉल्व फॉर x, और इक्वेशन आपके सामने है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ पर नंबर्स तो है नहीं, यहाँ पे आपको p और q दिया हुआ है। इसका मतलब जो आंसर भी आने वाला है वो p एंड q की टर्म्स में ही आएगा।
अगर मैं इसकी बात करूं तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 9, b की वैल्यू कितनी है -6p एंड c की वैल्यू कितनी है p² - q²। यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, -b ± b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सबसे इजी है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग ये वो करने बैठेगा तो बहुत दिक्कत आने वाली है। सबसे इजी ये है, कैसे करोगे आप, -b की वैल्यू कितनी है भाई, -b इज 6, देखो माइनस एक तो फॉर्मूले का है और b की वैल्यू भी क्या है -p प्लस माइनस b², b की वैल्यू कितनी है -6p -4ac, a की वैल्यू कितनी है 9 और c की वैल्यू आपके सामने ये रही p² - q² डिवाइडेड बाय 2a, मत भूल जाना 2a, a की वैल्यू कितनी है 9, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे +6p प्लस माइनस इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 36p²। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो कितना आ रहा है 36 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे 36p² माइनस प्लस 36q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 18। क्लियर है। अब देखिए इधर, इससे ये क्या हो गया कैंसिल आउट, क्योंकि ये प्लस का था और ये माइनस का 36p, तो बचा क्या x इज इक्वल्स टू 6p प्लस माइनस, देखो 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6 और q² का कितना होगा q डिवाइडेड बाय 18। दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको 6 कॉमन है, तो बचा क्या p प्लस माइनस q डिवाइडेड बाय 18। कैंसिल आउट करोगे 3 जा, तो 2 वैल्यूज होनी चाहिए, तो x की वैल्यू या तो है p प्लस q डिवाइडेड बाय 3 या फिर है x इज इक्वल्स टू p माइनस q डिवाइडेड बाय 3। तो इस तरीके से दोनों ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और आई होप कि समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। ये नोट कीजिए, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7, प्लीज नोट इट डाउन। आइए बात करते हैं सेक्शन बी की, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस 3 मार्क्स के हैं। पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो आपको चैप्टर 14 से मिलेगा स्टैटिस्टिक्स। इसमें आपको क्या करना है, एक बार क्वेश्चन रीड करके देखते हैं। फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉन्ग जंप कंपटीशन इन विच 250 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड, फाइंड द मीडियन डिस्टेंस जम्प बाय द स्टूडेंट्स, इंटरप्रेट द मीडियन। ठीक है, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, मीडियन फाइंड आउट करनी है। देखिए डेटा आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, आपको पता है अगर मीडियन निकालनी है तो आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं तो कैसे निकालते हैं, पहले नंबर को तो एज इट इज लिख दो, है ना, फिर आप क्या कीजिए 40 में 80 और ऐड कर दीजिए, फिर 120 में 62 ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा, 182 में 38 ऐड कीजिए और इसमें ये ऐड करेंगे तो आपको लास्ट नंबर मिल जाएगा। देखिए मैंने ये इसलिए निकाल लिया ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं n की, तो n कैसे मिलता है, इन सभी को आप ऐड करेंगे तो आपको n मिल जाएगा। और अगर आप सही से देखें तो जब आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो जो लास्ट नंबर होगा वो n के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब आपको n/2 निकालना पड़ता है, n/2 मतलब 250 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 125। तो अब आप ये देखिए कि 125 यहाँ पर कहाँ पर आएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ ये 40 तक है, 40 से 120 तक यहाँ पर है, 120 से लेकर 182 तक यहाँ पर है, इसका मतलब ये है वो क्लास। समझ में आ गई बात, यानी तो n की वैल्यू यहाँ कहीं पड़ेगी। अगर आप इसके पीछे जाएंगे तो आपको मिलेगा f, इसके पीछे जाएंगे तो आपको मिलेगा l। समझ में आ गई बात, यानी तो n की वैल्यू हो गई 250, l की वैल्यू हो गई 2, f की वैल्यू हो गई 62। अच्छा f के सामने जाएंगे और इसके ऊपर जो आपको वैल्यू मिलेगी, ये जो आपको नंबर मिला है इसके ऊपर जो आपको वैल्यू मिलेगी वो होता है CF। आपने चैप्टर पढ़ा होगा, आपको ये सारी बातें ऑलरेडी पता होंगी। तो CF की वैल्यू कितनी आ गई 120। अच्छा अब बात करते हैं बेटा मीडियन की। मीडियन कैसे निकलेगी, मीडियन के लिए आपको लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, क्या होता है L प्लस
n/2 माइनस CF/F इंटू H, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो L की वैल्यू कितनी है, देखिए इधर L की वैल्यू है 2 प्लस n/2 हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, कितना 125। CF की वैल्यू कितनी आई है आप देख सकते हैं 120 ओवर F की वैल्यू कितनी है 62 इंटू H, और H की वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई, H कैसे निकालते हैं, ये जो मॉडल क्लास है इसका जो डिफरेंस है वही है आपका H, तो H की वैल्यू है 1। ठीक है, तो 2 प्लस इन दोनों को सॉल्व करेंगे 5/62। ठीक है, अच्छा एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 412। ठीक है, प्लस 5 डिवाइडेड बाय 62, सॉल्व करेंगे 129 डिवाइडेड बाय 62, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 62 जा 2.0 और 8, इसको डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 2.08, जो कि है आपकी मीडियन। इज दैट क्लियर? आई होप के समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। ये नोट कीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, नोट इट डाउन। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि है आपके चैप्टर 11 से, एंड दैट इज कंस्ट्रक्शंस। एक बार रीड कीजिए। कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच इज इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, देखिए अभी मेरे पास कंस्ट्रक्शन का सामान तो है नहीं, लेकिन मैं आपको समझा सकता हूँ कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। वो क्या कह रहे हैं कि आप ऐसी दो टेंजेंट बनाइए कि वो जब जाकर मीट करें तो 60 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो अब ऐसे आप हवा में कहाँ बनाओगे, है ना, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप बीच में बना दो। तो अब आप करेंगे क्या, हमें ये पता है कि रेडियस से यहाँ पर होता है 90 डिग्री का एंगल, रेडियस से ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। अच्छा, अगर आप साइड्स गिने तो 1 2 3 4 साइड्स है। 4 साइड्स का मतलब होता है क्वाड्रिलैटरल, है ना, और क्वाड्रिलैटरल के 4 एंगल्स का सम कितना होता है 360 होता है। तो इन चारों एंगलों का सम 360 आना चाहिए। अगर आप ऐड करें 180 और 60 कितना आ जाएगा 240, तो इन 3 को ऐड करके तो 40 आ गया, बचा कौन सा ये वाला एंगल, तो 360 ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। तो आपको ये करके दिखाना पड़ेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 120, या ना भी करोगे तो चल जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम 60 तो ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन हम 90 ड्रॉ कर सकते हैं और 120 ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप करेंगे कैसे ये देख लीजिए। सबसे पहले तो आप एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, छोटा ड्रॉ करते हैं, एक आप सर्कल ड्रॉ कीजिए। ठीक है, और आप कोई भी एक लाइन मार्क कर लीजिए, ये आपकी मान लीजिए रेडियस है। ठीक है, अच्छा यहाँ से आप क्या करेंगे 120, देखो सेंटर पे आपको कितने डिग्री का एंगल बनाना है 120 डिग्री का। कैसे बनाएंगे भाई, ये आप कंपास लेंगे और यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ये यहाँ पे रखकर करेंगे तो 60 और 120, तो ये तो आपको मिल गया 120 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर 90 बनाना है और यहाँ पर 90 बनाना है। 90 डिग्री का एंगल आपको बनाना आता होगा, यहाँ से रखा 60 120, फिर यहाँ से रख कर ऐसे मार्क किया, तो ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। इसी तरीके से आप यहाँ से करेंगे, ये देखो 60 डिग्री का 90, और ऐसे करेंगे तो ये बनेगा। तो देखो ये 90 डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया, और ये कितनी का हो गया 120 डिग्री का। तो अपने आप ही ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री का। तो आपको कंस्ट्रक्शन ऐसे करनी है। ठीक है, तो अगर आपको 120 90 डिग्री का एंगल बनाना आता है तो बहुत ईजी है, और अगर नहीं बनाना आता तो सीख लीजिए। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। मेरे पास कंस्ट्रक्शन का सामान नहीं है तो मुझे ऐसे ही कराना पड़ा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जब तक ये नोट कीजिए। अच्छा, एक चीज़ और है, आपको स्टेप्स भी लिखने होंगे। ठीक है, ये चीज़ आप अपने स्कूल के टीचर से पूछ लीजिए कि आपको लिखने हैं या नहीं लिखने। वैसे मेरे अकॉर्डिंग आपको लिखने चाहिए, या फिर कई बार आपके क्वेश्चन में भी लिखकर आ जाता है कि राइट स्टेप्स ऑल्सो, तो स्टेप्स फिर आपको लिखने हैं, और ना आए तब भी लिख दो, क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन है भाई, स्टेप्स तो आपको लिखने ही पड़ेंगे। कैसे लिखोगे मैं आपको एक हिंट देता हूँ। स्टेप 1 लिखेंगे ड्रॉ अ सर्कल, ठीक है, टेक OA एज रेडियस, ठीक है,
एंड ड्रॉ 120 डिग्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इस तरीके से जो आप करते चले जा रहे हो वो सारी चीज़ें आप 7 to 8 स्टेप्स में लिख देंगे, ये नोट कीजिए। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जो अगेन आपका स्टैटिस्टिक्स है। तो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चंस इससे आ रहे हैं। एक बार रीड करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो शोज द रन्स स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन वन डे क्रिकेट मैचेस, फाइंड द मीन नंबर ऑफ रन्स। ठीक है, तो आपको डेटा दिया हुआ है, रन्स स्कोर्ड एंड नंबर ऑफ बैट्समैन। देखिए टाइम सेव करने के लिए मैंने आपकी कैलकुलेशन की हुई है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, सबको समझ में आने वाला है। देखिए ये आपको दिया हुआ है रन्स स्कोर्ड और नंबर ऑफ बैट्समैन भी दिए हुए हैं। एक्स आई कैसे निकालते हैं मैं आपको बता दूं। देखिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, इन दोनों को आप ऐड कीजिए और इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, मतलब 40 डिवाइडेड बाय 2 इज 20। देखो 20 आया। दूसरा नंबर निकालने के लिए आप इसको और इसको अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 120 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 विच इज 60। इसी तरीके से इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेना है। तो ये आ जाएगा आपका एक्स आई। मैं इसको करने वाला हूँ डायरेक्ट मीन मेथड से। डायरेक्ट मीन मेथड में आपको कितनी जीरो की ज़रूरत पड़ेगी, तो मीन निकालने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी सिग्मा एफ आई एक्स आई ओवर सिग्मा एफ आई। ठीक है भाई, तो देखिए एफ आई एक्स आई आप कैसे निकालेंगे, एफ आई और एक्स आई इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो एफ आई की वैल्यू 20 और एक्स आई की वैल्यू 12, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 240 आ जाएगा। इसी तरीके से एफ आई इंटू एक्स आई, 60 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आ जाएगा। समझ में आ गई बात ही नहीं। इसी तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या होता है, इन सभी को आप ऐड करेंगे तो आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई मिल जाएगा। और सिग्मा एफ आई क्या होता है, सिग्मा का मतलब आपको पता ही है सबका सम, तो जितने भी एफ आई आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपको सिग्मा एफ आई मिल जाएगा। अच्छा, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, 13280 डिवाइडेड बाय एफ आई कितना है। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट। ठीक है, इसको करेंगे तो 110.67, तो आपका मीन कितना आ गया, मीन आपका आ गया है 110.67। तो इस तरीके से आपको करना है। इसके अलावा आपके पास और भी मेथड्स हैं, आप अज्यूम्ड मीन मेथड से या फिर स्टेप डेविएशन से भी कर सकते हैं, उससे कैलकुलेशन और छोटी हो जाएगी और इजी हो जाएगी। बट मुझे लगता है यहाँ पे नंबर्स बहुत इजी हैं, तो आप डायरेक्ट मीन मेथड से भी कर सकते हैं। आई होप कि अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि आपके चैप्टर 19 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से है। तो रीड करते हैं। 2 वर्टिकल पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर ऑन द लेवल ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकेंड पोल इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड पोल फ्रॉम फुट ऑफ द फर्स्ट पोल इज 30 डिग्री। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ 2 पोल्स। देखो ऐसे क्वेश्चंस बड़े कॉम्प्लिकेटेड है, फुट ऑफ दिस, टॉप ऑफ दिस, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो आपको करना क्या, आपको क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। ठीक है, एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को बड़े ध्यान से पढ़ना है, आपको समझ में आ जाएगा। वो क्या कह रहे हैं, वो आपसे ये कह रहे हैं कि भाई 2 पोल है, एक बड़ा पोल है एक छोटा पोल है, 2 डिफरेंट हाइट्स, तो इसका मतलब एक छोटा एक बड़ा होगा। ग्राउंड लेवल पे दोनों खड़े हुए हैं। जब आप इसके फुट से इसके टॉप पर देखते हो तो एंगल बनता है 30 डिग्री का, और जब आप इसके फुट से इसके टॉप पर देखते हो तो एंगल बनता है 60 डिग्री का। अब कैसे पता चला भाई कौन सा 60 कौन सा 30, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एंगल छोटा है तो 30 डिग्री का यहाँ होगा, यहाँ पर एंगल बड़ा है तो ये कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। या फिर आप लैंग्वेज पढ़कर भी समझ सकते हैं। एक चीज़ उन्होंने और हमें दी हुई है, क्या दी हुई है कि इन दोनों पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 20 मीटर। तो मान लीजिए ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। ठीक है, तो लेट 2 पोल्स B AB या हाइट ऑफ 2 पोल्स B AB एंड DC।
ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पोल्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, BC, विच इज 20 मीटर। इज दैट क्लियर? अब आप देख लीजिए, आपको जो ठीक लगता है दोनों ट्राइंगल में से कोई एक ट्राइंगल ले लीजिए। मान लीजिए मैंने ABC ले लिया, ठीक है, तो ये बीच वाली लाइन थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो इन ट्राइंगल ABC, अगर आप सही से देखें तो ये है बेस और ये है आपका परपेंडिकुलर। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें P और B दोनों आते हैं? तो ऐसा फॉर्मूला है जी tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan थीटा, थीटा कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। परपेंडिकुलर क्या है? AB और बेस कितना है? BC। क्लियर है? अब देखो tan 60 होता क्या है? tan 60 होता है बेटा √3। AB को ऐसे ही छोड़ दो, BC की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी? 20। अच्छा, √3 × 2 20, AB आ गया। √3 की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है? 1.73, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 6 और 14 कैरी 1 2 और 3 0। अच्छा, डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो AB की जो हाइट है वो कितनी आ गई? 34.6 या फिर 60 मीटर। सिमिलरली इन ट्रायंगल कौन सा वाला? BCD, ये वाला देख लीजिए, BCD, ठीक है। अब देखो इसके हिसाब से ये बेस और ये परपेंडिकुलर, अगेन कौन सा फॉर्मूला लगेगा? tan थीटा, और थीटा कितना है? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है? DC, और हाइट कितनी, बेस कितना है? BC। देखो आपको फॉर्मूला सिर्फ एक बार लिखने की ज़रूरत है, दोबारा आप खुद समझ जाएंगे कि आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है। tan 30 होता है बेटा √1/√3, तो DC डिवाइडेड बाय BC, BC कितना है? 20, ठीक है। तो यहाँ पर 20 डिवाइडेड बाय √3 DC, 20 डिवाइडेड बाय √3 की वैल्यू कितनी है? 1.73। इसको डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करके मीटर में अपना आंसर बताएं। सो हाइट ऑफ 2 पोल्स इज 34.60 मीटर, और जिसका जो आंसर आएगा वो लिख दोगे आप, ठीक है। ये नोट कीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, नोट इट डाउन। आइए देखते हैं इसका और वाला क्वेश्चन जो सेकंड ऑप्शन आपके लिए दिया हुआ है। अ बॉय 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिज आई इज 60 डिग्री। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और √3 की वैल्यू उन्होंने 1.73 यूज़ करने के लिए बोला है। समझिए क्वेश्चन को। वो क्या कह रहे हैं कि एक कोई बिल्डिंग है और एक कोई लड़का है जिसकी हाइट कितनी है? 1.7 मीटर, इस बिल्डिंग से दूर खड़ा हुआ है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, बिल्डिंग और बॉय के बीच की जो डिस्टेंस है, मान लीजिए AB, जो कि दी हुई है 50 मीटर, ठीक है। अब ये लड़का, अगर आप नॉर्मल देखें तो नॉर्मल आई इसकी ये होगी, अगर नॉर्मली खड़ा हुआ है। अब वो अगर इस बिल्डिंग के टॉप पर देखता है तो वो यहाँ से यहाँ देखेगा, तब एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। वो आपसे क्या पूछ रहे हैं? वो आपसे पूछ रहे हैं हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग। समझ में आ गई बात? यानी अगर ये 1.7 है तो ये भी कितना होगा? 1.7 मीटर। तो ये A है, ये B है, ये C है, इसको मान लेते हैं D और इसको मान लेते हैं E। अच्छा, अगर यहाँ पर आप देखें तो ये 50 है, तो ये भी कितना होगा? 50। एनी प्रॉब्लम? यहाँ से यहाँ तक दिक्कत ये है कि वो आपसे हाइट ऑफ बिल्डिंग पूछ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं तो आप इस वाले ट्रायंगल को यूज़ करेंगे। जब आप इस वाले ट्रायंगल को यूज़ करेंगे तो आपको ये वाली हाइट मिलेगी यहाँ से यहाँ तक। तो जो आपको हाइट मिलेगी उसमें अगर आप 1.7 मीटर और ऐड कर दें तब आपको मिलेगी हाइट ऑफ बिल्डिंग। समझ में आ गई बात? ये नहीं? तो अब आप देखिए, इन ट्रायंगल DEC, ठीक है, जहाँ पर एंगल E कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। अच्छा,
अगर आप देखें तो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है आपका बेस। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें P और B दोनों आते हैं भाई, tan थीटा। ठीक है, tan थीटा, थीटा कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है, परपेंडिकुलर CE बेस DE। ठीक है भाई, परपेंडिकुलर कितना है CE, बेस कितना है DE। आप यहाँ पर लिखना बिल्कुल ना भूलें कि भाई DE जो है वो किसके इक्वल है, AB के इक्वल है, जो कि कितना है 50 मीटर। ठीक है, tan 60 होता है भाई √3। EC कितना है, EC हमें नहीं पता तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। DE हमें पता है कितना, DE हमें पता है 50 है, तो यहाँ पर 50 पुट कर लेंगे। अच्छा देखो, √3 की वैल्यू है 1.73, ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 5 ज़ा 50, देखो 0 का 0 आ गया, 3 5 ज़ा 15 कैरी 1, 7 5 ज़ा 35, 35 + 1 इज़ 36। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और 8, डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये इसका मतलब CE की वैल्यू तो आ गई है ये। अच्छा, अगर मैं हाइट ऑफ बिल्डिंग की बात करूं, हाइट ऑफ बिल्डिंग वो कितनी है BC कैसे मिलेगा, अगर आप BE में EC और ऐड कर दें। ठीक है, तो BC इज इक्वल टू BE कितना है बेटा 1.7 और EC कितना है, अभी हमने निकाला है कितना 86.50, लिखो या 5 लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, BC कितना आ गया, दोनों को ऐड करो, 12 कैरी 1, 6 + 1 7 और 8 कैरी 1, नहीं 8 क्यों कैरी क्यों करोगे 8, तो 88.2 मीटर इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। आई होप कि समझ में आ गया होगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। आइए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की, प्लीज़ नोट इट डाउन। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने सेक्शन C की तरफ, जिसमें हैं आपके 4 क्वेश्चंस और सारे के सारे क्वेश्चंस हैं 4 मार्क्स के। एक बार रीड कीजिए, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ spherical shell are 3 cm and 5 cm respectively. It is melted and recast into a solid cylinder of diameter 14 cm. Find the height of the cylinder. Also find the total surface area of the cylinder. तो देखिए इधर वो क्या कह रहे हैं कि एक कोई सिलेंडर, एक कोई स्फीयर है जिसको मेल्ट किया गया है और उसको बनाया गया है एक सिलेंडर। अब ये जो स्फेरिकल स्फीयर है, अगर आप इसको बीच से कट करेंगे, बीच से जब आप इसको कट करेंगे तो आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा, कुछ ऐसा नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 रेडियस नज़र आएंगी, एक तो है छोटी वाली रेडियस जो कि यहाँ से यहाँ तक है, इसको इन्होंने R1 बोला है जो कि है 3 सेंटीमीटर। एक है बड़ी वाली रेडियस जो कि है यहाँ से यहाँ तक, बड़ी वाली रेडियस यहाँ से यहाँ तक बाहर तक, जिसको मैंने R2 से डिनोट किया, और ये है 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात या नहीं? अब वो आपसे कह रहे हैं इसको मेल्ट करके बनाया गया है एक सिलेंडर जिसकी हाइट हमें नहीं पता, बतानी है, और इसका डायमीटर उन्होंने हमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो 14 को 2 से डिवाइड करके आप इसकी रेडियस निकाल सकते हैं। बाकी सारी बातें मैंने लिख दी हैं। लेट इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस ऑफ द स्फीयर बी R1 3 सेंटीमीटर एंड R2 5 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 14/2, क्योंकि देखो डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको रेडियस मिल जाएगी विच इज़ 7 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ सिलेंडर हमें नहीं पता तो कैपिटल H छोड़ दिया है। अच्छा, कैसे मिलेगा? देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे उन्होंने हमें देखा हुआ है स्फेरिकल शेल, तो स्फेरिकल शेल लिख दो। क्यों लिखोगे ऐसा? क्योंकि तो स्फेयर तो पूरा बंद होता है, शेल है इसका मतलब बीच से खाली है। ठीक है,
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इस स्फेयर का वॉल्यूम कैसे मिलेगा, अगर आप टोटल वॉल्यूम में से इस अंदर वाले स्फेयर को माइनस कर दो, ठीक है। तो बड़े वाले का क्या है, देखो स्फेयर का होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। ये बड़े वाले में से छोटे वाले सर्कल को माइनस करना है, ठीक है। अब दोनों में क्या कॉमन है, 4/3 कॉमन है, पाई कॉमन है, R2 का क्यूब R1 का क्यूब, ठीक है। पाई से पाई तो देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है 7, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे आप, 4/3। अब देखो R2 का क्यूब, R2 कितना है 5, तो 5 का क्यूब माइनस R3 का क्यूब मतलब 3 का क्यूब, ठीक है। तो 7 × 7 × H 4/3, देखो 25 का क्यूब हो जाएगा आपका 125 और इसका होता है 27 होगा, ठीक है। अब देखो जब 7 × 7 × H 4/3 इंटू इन दोनों को सॉल्व करो तो 15 माइनस दिस विल गिव यू 8 एंड 11 माइनस दिस विल गिव यू 9, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देखो H इज इक्वल टू, ये देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या होगा डिवाइड, ठीक है। तो 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 98 और देखो ये 7 × 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा, ठीक है। 7 × 1 = 7 और 7 × 4 = 18, 7 × 2 = और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 18 को आप क्या करें, 8 को डिवाइड कर देंगे किससे, 3 से, तो 3 × 2 = 6, 3 × 6 = 18, 70 मीटर। तो इसकी हाइट आ जाएगी आपकी 2.67 सेंटीमीटर। ये तो आ गई इसकी हाइट, ठीक है। ये देखिए अब बात करनी है हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। टोटल बोला है, हाँ जी। तो अभी तो स्पेस कम है तो ये नोट कीजिए, अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। आइए बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में H + R, ठीक है, नहीं सॉरी 2 पाई आर ब्रैकेट में H + R, ये होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। 2 देखो H की वैल्यू मैंने लिख दी है 8/3, चाहो तो आप यूज़ कर लो या 2.67 जैसा आपका मन करे वैसा कर लेना। 2 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, R की वैल्यू कितनी है 7, H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू है 8/3। अच्छा H यहाँ पे कैपिटल लिया हुआ तो बेटा कैपिटल यूज़ करना, और R कितना दिया हुआ है 7, ठीक है। देखिए 7 से 7 तो कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो 44 और यहाँ पे करेंगे तो 7 × 3 = 21, 29/3, ठीक है, 29/3 आ गया, हाँ ठीक है। अब इसको करेंगे तो 3 × 9 = 27, 6 7 ये आ जाएगा, ठीक है। अब 44 × 9.67 इसको सॉल्व कर लीजिए, अब कितना आ जाएगा भाई 28, ठीक है। सॉल्व करोगे तो 8 और 14 कैरी 1, 14 15 कैरी 1, 9 10 12 कैरी 1 4, और देखो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल था तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल और पुट कर दोगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना आ गया 425.48 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने 8/3 की वैल्यू राउंड ऑफ में ली है, ठीक है।
तो आप चाहो तो अप्रॉक्स लिखो, चाहो तो ना भी लिखो, कोई कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन होना था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट कीजिए। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? ऐसे कोई भी दो एंगल जिनका सम 180 होता है उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो वो आपसे ये कह रहे हैं, आप ये शो कीजिए कि टेंजेंट्स, देखिए एक कोई सर्कल है उस पर पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किए गए, तो टेंजेंट से बनने वाला एंगल और सेंटर पे बनने वाले एंगल का सम 180 है या सप्लीमेंट्री है। ठीक है, हमें पता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे तो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। तो आप लिखेंगे क्या? सिंस PQOR is a quadrilateral, ठीक है, तो होगा क्या? एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल O, इन सभी का सम कितना होगा? 360। रीज़न क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत? हाँ जी। एंगल P कितने डिग्री का है हमें नहीं पता। एंगल Q कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। एंगल R कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। एंगल O हमें फिर से नहीं पता। अब देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा? 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180। देखो P एंगल O मैंने पहले लिख दिया, 90 प्लस 90 कितना आ गया? 180। ठीक है, ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल P प्लस एंगल O कितने डिग्री का आ गया? 180। या फिर आप बोल सकते हो एंगल QPR प्लस एंगल QOR, QPR प्लस QOR, इन दोनों एंगल्स का सम कितना है? 180। हैंस angles are supplementary। angles are supplementary angles। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सिर्फ इस क्वेश्चन में एक ही चीज़ टफ है, वो है लैंग्वेज। पढ़कर अगर आप समझ गए कि वो आपसे क्या पूछ रहे हैं तो बड़े ही आराम से ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये नोट कीजिए। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट जो आपको और में दिया हुआ है, प्लीज़ नोट इट डाउन। आइए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। प्रूव दैट एंगल PTQ इज इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल OPQ। तो देखिए डायग्राम आपके सामने है, क्या दिया उन्होंने? TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अगर एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ हैं तो ये दोनों आपस में क्या होंगी? इक्वल भी होंगी। ठीक है, और अगर ये इक्वल हैं तो बेटा ट्राइंगल TPQ एक क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। कितने डिग्री के होंगे? मान लीजिए x डिग्री के होंगे। ठीक है, तो लिखोगे इन ट्राइंगल PTQ, PT इज इक्वल टू QT, हैंस ट्राइंगल PTQ इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? लेट एंगल TPQ एंड TQP इज इक्वल टू एंगल TQP विच इज इक्वल्स टू x। ठीक है, अब देखो इधर x प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 होगा। देखो इस वाले एंगल प्लस इस वाले एंगल प्लस इस वाले एंगल, इस ट्राइंगल में इन थ्री एंगल्स का सम कितना होगा? 180।
रीज़न क्या होगा भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी, सिंपल। x प्लस एक्स कितना हो गया भाई, 2x, 2x प्लस PTQ, ठीक है। ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस PTQ डिवाइडेड बाय, अच्छा माइनस में जाएगा अभी तो। अब देखो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो ये तो रही आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब देखो ज़रा ध्यान से, आपको ये टेंजेंट और रेडियस नज़र आ रही होगी। ये कितने डिग्री के है, अगेन 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये है कि एंगल TPO कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। रीज़न क्या लिखोगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिख देना बस, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, ये TPO कैसे बना है, ये बेटा 2 एंगल्स को ज्वाइन करके बना है। एक तो TPQ प्लस QPO, या फिर आप OPQ लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, OPQ। TPQ एंड OPQ को जो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको TPO मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो कि 90 डिग्री का है। अच्छा TPQ हम ऑलरेडी लिख चुके हैं x, तो एंगल OPQ कितना बचा। अब देखो ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 90 माइनस OPQ, ये रही आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब आप क्या कीजिए, दोनों को इक्वेट कर लो, यहाँ पे लिख देना इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो होगा क्या, ये वाला देखो, ये भी x की वैल्यू है और ये भी x की वैल्यू, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल। तो आप क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस एंगल PTQ डिवाइडेड बाय 2, 90 माइनस OPQ। इस 2 को मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग करके लिख रहा हूँ। इसके नीचे भी 2 कर दिया और इसके नीचे भी, तो ये आ गया 90 डिग्री का, ठीक है। देखो ये प्लस का 90, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 90, तो 90 से 90 कैंसिल आउट, और ये माइनस से माइनस भी फिर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। ये 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा OPQ, हैंस इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से ध्यान से प्रैक्टिस करनी है। ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, जो केस स्टडी 1 है। केस स्टडी के क्वेश्चंस आपके आएंगे ही, आपको पता ही है, ठीक है। तो शुरू की ये जो थ्योरी दी हुई है, ट्रिग्नोमेट्री इन द फॉर्म ऑफ ये वो, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। डायरेक्टली हम बात करते हैं किसकी, फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमसे क्या बोला है, मेक अ लेबल्ड फिगर ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोर्ड फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक कोई टावर है जिसकी हाइट कितनी दी हुई है, 240 मीटर, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर एक कोई गार्ड है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा, तो देखिए नॉर्मल आई यहाँ पर देख रहा होगा वो, जब वो नीचे देखेगा तब बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये 30 डिग्री का है। अगर ये 30 डिग्री का है तो बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री। तो मान लेते हैं बोट कहाँ पर है, सी, ठीक है। तो लेट बोट इज एट पॉइंट सी। समझ में आ गई बात या नहीं। तो अब वो आपसे ये कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताइए, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है। अगर आप सही से देखें तो एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर और नीचे वाला होता है बेस। तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, tan थीटा, क्योंकि tan थीटा में आता है P/B। कुछ बच्चे कहते हैं भाई कॉट का लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, जो आपका मन करे, चाहूँ तो tan लगाओ, चाहूँ तो कॉट, जैसा आपको ठीक लगे। tan थीटा, थीटा कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, परपेंडिकुलर 240, बेस BC, बेस क्या है BC, ठीक है। tan 30 कितना होता है, 1/√3, 240 डिवाइडेड बाय BC,
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BC कितना आ गया 240√3 मीटर। तो आप यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बोट इज 240√3 मीटर। ठीक है, रूट की वैल्यू यूज करने के लिए बोला नहीं। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं सेकेंड पार्ट में, देखिए इधर सेकेंड पार्ट में वो आपसे क्या कह रहे हैं, आफ्टर 10 मिनट्स द गार्ड ऑब्जर्व दैट द बोट वॉज अप्रोचिंग द टावर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टावर इज रिड्यूस्ड बाय 240√3 -1 मीटर। ही इमीडिएटली रेज द अलार्म। व्हाट वॉज द न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं वो। भाई पहले गार्ड ने देखा तो बोट यहाँ पर थी, थोड़ी देर के बाद ये बोट चलकर आगे आ गई और कितना डिस्टेंस कम हो गया 240 ब्रैकेट में √3 -1, इतना डिस्टेंस कम हो गया। टोटल डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस कम हो गया। ठीक है, अब वो आपसे कह रहे हैं कि अब वो यहाँ पे देख रहा होगा, ऑब्वियसली वो आपसे पूछ रहे हैं अब कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो अगर आप ये निकाल लें तो आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहले तो आप लिखेंगे पार्ट 1 हो गया ये आपका, पार्ट 2। तो आप पहले लिखेंगे रिमेनिंग डिस्टेंस। रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मान लीजिए इसको d मान लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया BD। BD कैसे मिलेगा, अगर आप टोटल डिस्टेंस में से अगर आप क्या करें, ये वाली भाई टोटल डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस हटा दो तो ये वाली डिस्टेंस क्या है 240√3 -1। ठीक है, सॉल्व करते हैं। BD इज इक्वल्स टू 240√3, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 240√3 माइनस 240, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। BD कितना आ गया 240 मीटर। तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है ये भी कितना आ गया 240 मीटर। तो इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, क्या आ जाएगा, फिर से ये परपेंडिकुलर और नीचे वाला क्या है बेस, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस विच इज BD। परपेंडिकुलर कितना है 240 और बेस भी कितना है 240, तो कैंसिल आउट होकर क्या आ गया 1। अब आपको ये देखना है कि tan थीटा 1 कब होता है, tan थीटा 1 होता है 45 पर, तो tan से tan कैंसिल आउट, थीटा कितना आ गया 45, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में जो थ्योरी दी हुई होती है केस स्टडी में, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो डायरेक्टली पार्ट्स पे आ जाइए कि पार्ट्स में उन्होंने हमसे क्या पूछा है, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। देखिए फिर से केस स्टडी है, तो स्टार्टिंग का आप पढ़ लेना। आपको मेनली पढ़ना कहाँ से, नितेश से पढ़ना है। ठीक है, मैं नितेश से पढ़ रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में तो सारा ऐसे ही पुशअप्स अच्छी होती है, एक्सरसाइज ये वो स्ट्रेंथ बढ़ती है, वो सब दिया हुआ है। तो रीड करते हैं। नितेश वांट्स टू पार्टिसिपेट इन अ पुशअप चैलेंज। ठीक है, ही कैन करेंटली मेक 3000 पुशअप्स इन 1 आवर। 1 घंटे में वो 3000 पुशअप्स कर लेता है, बट ही वांट्स टू अचीव अ टारगेट ऑफ 3900 पुशअप्स। ठीक है, in 1 hour, for which the practice he practices regularly. With each day of practice he is able to make 4 more push-ups in 1 hour as compared to the previous day. ठीक है, तो हर दिन वो रोज 5 push-ups एक्स्ट्रा कर पाता है। If on first day of the practice he makes 3000 push-ups and continue to practice regularly till his target is achieved, keeping the above situation in mind, answer the following question। ठीक है, तो पहले आप सिचुएशन समझिए कि पहले दिन उसने 3000 पुशअप्स की होंगी,
सेकेंड डे 3500, थर्ड डे 3010, और ऐसे करते करते उसका गोल कब अचीव होगा, जब वो 3900 पुशअप्स करेगा। तो यहाँ से आपको एक तो मिल जाएगा ए जो कि है फर्स्ट टर्म, फिर आपको मिल जाएगा डी, A2 माइनस A1 विच इज़ डी, और आपको मिल जाएगा AN या फिर लास्ट टर्म विच इज़ 3900। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, फर्स्ट पार्ट रीड कीजिए। वो कह रहे हैं फॉर्म एन AP रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पुशअप्स पर डे एंड हैज़ फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल इज अकम्प्लिश्ड। तो बेटा देखो उधर गोल तो ये अचीव 10 साल में भी हो सकता है ना, करते रहो आराम से, कभी ना कभी हो ही जाएगा। लेकिन वो आपसे पूछ रहे मिनिमम डेज, अगर इसी स्पीड से वो चलता रहा तब ये गोल कितने डेज में अचीव हो जाएगा। इसका मतलब बेटा आपको नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, और नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए आपको AN दिया हुआ है। तो पहले आप लिख लेंगे लेट ही अचीव्स गोल इन n डेज, कितने डेज में, ठीक है। अब देखो AN आपको दिया हुआ कितना 3900। AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, राइट। A की वैल्यू आपको पता है 3000 प्लस N माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू आपने निकाल ली है 5। देखो ये तो है प्लस में, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना बचा 900। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या होगा डिवाइड, तो 4 1 जा 5 1 जा 5, 5 8 जा, ठीक है। अब देखो ये माइनस में, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो इन आप लिखोगे यहाँ पर, अगर नहीं दिख रहा तो सुन लो, इन 181 डेज ही विल अचीव हिज गोल। ठीक है, तो इतने डेज में वो अपना गोल अचीव कर लेगा। अब वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि टोटल पुश अप्स इस गोल को अचीव करने के लिए टोटल उसने कितनी पुशअप्स की होंगी। तो भाई एक फॉर्मूला होता है SN का, n/2, एक तो होता है 2A माइनस n माइनस 1 इंटू डी, एक और होता है A प्लस AN। अगर आपको लास्ट टर्म दी हुई है तो आप ये भी पुट कर सकते हैं, या फिर लास्ट टर्म। तो SN, n की वैल्यू कितनी है भाई 181, तो 181 डिवाइडेड बाय 2, A की वैल्यू कितनी है 3000, और AN की वैल्यू 3900। ठीक है, दोनों को ऐड करोगे तो 6900 आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 3 and 4 5 0। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप खुद कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। आई होप कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आराम से समझ में आ गए होंगे। कब, जब आपको सारी बेसिक्स क्लियर है तो कोशिश कीजिए और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। आपको समझ में आ गया कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। किसी भी चैप्टर में कोई भी हेल्प है प्लेलिस्ट में जाइए, आपको हर एक वीडियो मिल जाएगी। टिल दैन टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टडी, प्लीज़ नोट इट डाउन।